नमस्कार। हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेंगू और चिकनगुनिया की। बारिश के मौसम में मच्छर काफ़ी पनपते हैं, जिससे डेंगू और चिकनगुनिया जैसी समस्याएं काफ़ी आम हो जाती हैं। डेंगू और चिकनगुनिया बुखार के प्रकोप से बचने का सबसे अच्छा तरीका है मच्छरों से बचाव। अब हम आपको बता दें कि सवाल क्या है कि डेंगू और चिकनगुनिया क्यों हो जाते हैं लोगों को, और अगर ये समस्या हो जाए तो इसका इलाज कैसे कराया जाए। अगर आपका भी डेंगू और चिकनगुनिया से जुड़ा कोई सवाल है तो बिना देर किए तुरंत नंबर मिलाएं 01725043-863, 01725043-865 पर। ये नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। डेंगू और चिकनगुनिया से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनरल हॉस्पिटल पंचकुला से मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अश्विनी भटनागर। डॉक्टर भटनागर, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। डॉक्टर, बारिश का मौसम हो गया है और ज़्यादातर लोगों को मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो ये डेंगू क्या है? डेंगू, कुछ लोग इसको डेंगू बोलते हैं, कुछ डेंगू बोलते हैं। ये एक वायरल फीवर है और जो मच्छर के काटने से, एनोफ्लीज नाम का मच्छर होता है, एडीज उसका नेम है जो मेडिकल टर्म में जी, उसके काटने से ये फैलता है। और ख़ासकर ये सीज़न जिसमें हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, इसमें डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। जी। तो जैसे डेंगू अगर किसी को हो गया है, क्योंकि ये भी वायरल है, तो अगर किसी को हो जाता है, जैसे मच्छर के काटने से होता है आपने कहा, और वायरल में भी जो कुछ सिम्टम्स होते हैं इससे मिलते जुलते हैं, तो कैसे किसी को पता चलेगा कि उससे डेंगू बुखार हो गया है? वैसे तो जो जितने भी वायरल फीवर्स हैं, सबके सिम्टम्स ऑलमोस्ट एक ही हैं या ओवरलैप करते हुए हैं। जी। जैसे किसी भी वायरल फीवर में आपने देखा होगा कि हेडेक होता है, हाई ग्रेड फीवर है, रनिंग नोज़ है, बॉडी एक्स हैं। ये सारे सिम्टम्स हर एक वायरल फीवर में मिलेंगे। लेकिन डेंगू की खासियत ये है, इसमें जो बोन्स में है पेन बहुत ज़्यादा होता है। इसको इसलिए ब्रेक बोन डिजीज़ भी कहते हैं कि बिल्कुल हड्डियाँ जैसे आदमी को बिल्कुल निचोड़ दे के रख देती हैं, उस तरह से इसमें दर्द होता है। इवन कि आई की मूवमेंट्स भी अगर पेशेंट एक साइड से दूसरी साइड पर देखता है, उससे भी उसको दर्द होता है। पूरा शरीर दर्द करता है, वोमिटिंग भी हो सकती है, खासकर बच्चों में वोमिटिंग के चांस रहते हैं। और सीवियर केसेस में पेशेंट शॉक में भी चला जाता है। जी, जैसे आपने बताया कि ये सारे सिम्टम्स हैं, तो अगर किसी को ये समस्या हो जाती है तो उसे पहले क्या करना चाहिए? तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि इस दौरान बहुत लोगों को डेंगू की समस्या होती है, तो क्या सभी को अस्पताल में भर्ती करा लेना पड़ता है या? ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि क्या ये सचमुच में डेंगू फीवर है या एक सिंपल वायरल इलनेस जिसमें एडिनो वायरस, राइनो वायरस है, जुकाम, नाक, कान, गला खराब के जो वायरस होते हैं जो इस सीज़न में होते हैं, क्या ये वो हैं? तो अगर सिम्टम्स इस तरह से प्रेजेंट करता है पेशेंट, जब भी उसको इमीडिएटली नज़दीक के अस्पताल में डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। उसमें हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें उनका कुछ काउंट्स वगैरह देखते हैं, और ख़ासकर प्लेटलेट काउंट देखते हैं डेंगू फीवर में, क्योंकि इस फीवर में प्लेटलेट की मात्रा कम होती जाती है, तो जो बाद में कॉम्प्लिकेशन का रूप धारण कर लेती है, या कुछ केसेस में आपने पिछले साल भी देखा होगा कि मोर्टेलिटी हो गई थी। तो वो अपनी जाँच करवाए, उस हिसाब से फिर पेशेंट को हम मेडिसिन देते हैं और उसका इलाज करते हैं। जी, जैसे आपने बोला कि पिछले साल भी बहुत सारे लोगों को इस तरह की समस्या हुई थी और बहुत लोगों की मौत भी हो जाती है, तो आखिर कितना कॉम्प्लिकेटेड है बीमारी जिससे लोगों की मौत तक हो जाती है? इसमें मतलब जी ऐसा है कि रूटीन में तो अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो हम इसको 4 क्लासिफिकेशन में रखते हैं। अनडिफ्रेंशिएटेड फीवर, उसमें गला खराब हुआ, जुकाम हुआ, 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो गया और पेशेंट को पता भी नहीं चला कि उसको डेंगू हुआ था और वो अपना रिकवर कर गया। दूसरे उसमें रखते हैं टिपिकल डेंगू फीवर, जिसमें जैसे मैंने सिम्टम्स बताए, हेडेक, बॉडी एक्स, वोमिटिंग, फीवर, हाई ग्रेड फीवर, इसको दूसरी कैटेगरी में रखते हैं। तीसरे में होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर। उसमें क्या है कि जैसे मैंने बताया कि इसमें प्लेटलेट्स कम होते हैं। प्लेटलेट्स क्या हैं कि हमारे शरीर में एक सेल्स हैं जो ब्लड को क्लोट करने में मदद करते हैं। उनका लेवल एक पर्टिकुलर लेवल से अगर कम हो जाए तो उसमें ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें मैं वैसे बताना चाहूँगा कि ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती है, चाहे पेशेंट को वोमिटिंग में ब्लीडिंग हो, चाहे वो खांसते वक्त बलगम में ब्लीडिंग हो, चाहे उसको स्टूल्स में ब्लीडिंग हो, इवन पेशाब में ब्लीडिंग हो, और फीमेल्स में तो कई बार जो मेंसेस आते हैं वो भी ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। जी, जैसे आपने बच्चों की बात की, महिलाओं की बात की, पुरुषों की बात की, सभी को डेंगू हो जाता है मच्छर के काटने से, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस अलग अलग होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉम्प्लिकेशन उनके जो मच्छर ने जिसको काटना है उसको, पहली बात तो इन्फेक्शन उसको हो सकता है। कई बार लोग सोचते हैं कि शायद ये गरीबों की बीमारी है, अमीरों की नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। वो मच्छर जो डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड है, वो जिसको भी काटेगा, चाहे वो प्रेग्नेंट फीमेल हो, बच्चा हो, अमीर हो, गरीब हो, उसको डेंगू होने के चांसेस बने रहते हैं।
और जो सिम्टोमेटोलॉजी है, जो सिम्टम्स हैं वो सभी में सेम है। जी, आपने बोला कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं अगर उनको डेंगू हो जाए तो क्या बच्चे पर कुछ असर पड़ सकता है? उसका डायरेक्ट इफेक्ट बच्चे पर नहीं है, लेकिन जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे मैंने बताया कि प्लेटलेट्स कम होते हैं तो ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या इवन कई बार स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होती है, वो हो जाते हैं। ज़्यादा सीवियर केसेस में पेशेंट कई बार शॉक में चला जाता है, उसका पल्स बीपी अनरिकॉर्डेबल हो जाता है, पेशेंट खाना पीना छोड़ देता है, उसको पेशाब आना कम हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करके उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और ट्रीट करते हैं। जी डॉक्टर, कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, जैसे आप कहते हैं कि लोगों की मौत हो जाती है, काफ़ी ख़तरनाक है, शॉक में चला जाता है पेशेंट। अगर डेंगू किसी को हो गया है, डेंगू बुखार हो गया है, अगर वो सही समय पर इलाज नहीं कराता तो क्या हो सकता है? मतलब जी ऐसा है, जैसे ही वो अगर डॉक्टर के पास जाता है, हम रूटीन जो एक बैटरी ऑफ टेस्ट है, हम जैसे मैंने बताया प्लेटलेट्स वगैरह करते हैं, तो हमने एक जैसे कट ऑफ लेवल लिया हुआ है। अगर एक आम आदमी है और उसको जो रूटीन में मैं एक आपको वैसे बताता हूँ कि प्लेटलेट की मात्रा जो रूटीन में ब्लड में लेते हैं वो 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होती है जी। किसी भी स्टेज पर जो डेंगू का पेशेंट है उसमें ये मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है, मे बी लाख हो गई, 70,000 रह गई, 50,000 रह गई। तो कई बार समाज में पैनिक फैल जाता है कि ये हमारे प्लेटलेट कम हो रहे हैं, लेकिन उसके प्लेटलेट कम होने के और भी कई कारण होते हैं। अकेला डेंगू ही नहीं हो सकता है, उसको मलेरिया हो सकता है उसको लैक ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके करके उसको, और कई कारण है प्लेटलेट कम होने के। तो जब तक उसको 20,000 तक कम नहीं होते उसको ब्लीडिंग के चांसेस नहीं होते हैं, अनटी अनलेस वो कोई एंटी प्लेटलेट ड्रग, खासकर आजकल कार्डियक पेशेंट्स हैं वो इकोस्प्रिन ले रहे होते हैं, एस्प्रिन ले रहे हैं, तो वो अगर लेते हैं तो उसमें ब्लीडिंग के चांसेस 20,000 तक नहीं होते हैं। तो वो ऐसे पेशेंट में हम चाहे पेशेंट को सुबह शाम हम उनकी प्लेटलेट काउंट करवाएं, अगर पेशेंट खा पी नहीं रहा है तो चाहे उसको एडमिट होकर हम उसकी ऑब्जर्वेशन करें, तो वो हम उस पर नज़र रखते हैं। और किसी भी स्टेज पे अगर प्लेटलेट 20,000 से कम या उसको ऐसी ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है या उल्टी में खून आ गया, बलगम में खून आ गया, स्टूल्स में खून आ गया, तो फिर हम प्लेटलेट उनको चढ़ाते हैं और फ्लूइड्स वगैरह देते हैं। जी, पेशेंट जब आपके पास आता है ट्रीटमेंट के लिए तो आप किस तरह से डायग्नोसिस करते हैं? इसमें मैंने जैसे बताया, पहले उसके ब्लड टेस्ट करते हैं, उनका पल्स देखते हैं जी। उसका ब्लड प्रेशर देखते हैं, उसका हाइड्रेशन स्टेटस देखते हैं, कहीं उसकी आंखें धसी तो नहीं हुई, उसकी जीभ जो है ड्राई तो नहीं हुई है, खा पी कितना रहा है। खासकर बच्चे और या एक्सट्रीम ऑफ एज अडल्ट जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं वो खाना पीना कम कर देते हैं। जी। तो ऐसे पेशेंट में अगर बीपी कम है और उसको कोई शॉक के साइंस हैं या ब्लीडिंग की टेंडेंसी है तो ऐसे पेशेंट्स को हम दाखिल कर लेते हैं हॉस्पिटल में और उसमें उसका इलाज उस हिसाब से शुरू कर दिया। जी, जैसे आपने कहा है कि पहले से जिनको प्रॉब्लम है उनको आप दाखिल कर लेते हैं, जैसे डायबिटीज़ वगैरह के पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट है, उनको डेंगू की समस्या हो तो उन्हें भी आप एडमिट करते हैं? उनको बिल्कुल, अगर ऐसे पेशेंट और उनका एक जो लेवल है क्रिटिकल लेवल पर आ जाता है, 20-30 हज़ार तक आ जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को हम दाखिल कर लेते हैं। जी, प्लेटलेट्स चढ़ाने की किनको ज़रूरत पड़ती है? प्लेटलेट्स चढ़ाने की मतलब जी जैसे मैंने अभी बताया कि अगर किसी भी स्टेज पर, ये ज़रूरी नहीं है कि 20,000 पर ही ब्लीडिंग शुरू होगी, कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको 50,000 पर भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है या रैपिडली प्लेटलेट फॉल कर रहा है। जैसे आज हमने सुबह उसके प्लेटलेट काउंट कराए वो 1 लाख हैं और इवनिंग में कराए वो सीधा 30,000 आ गए हैं। 6-7 घंटे के अंतराल पर अगर वो इतना ड्रॉप कर जाता है तो उसमें हम प्लेटलेट इन्फ्यूजन्स देते हैं, या उसको अगर कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी है उसमें प्लेटलेट देते हैं, और या फिर उसको फेफड़ों में कई बार पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसमें हम प्लेटलेट। जी, आपने जैसे कहा कि बहुत लोगों को पहले से ही ब्लीडिंग टेंडेंसी है, तो उनके ट्रीटमेंट में क्या ज़्यादा ब्लीडिंग टेंडेंसी अमृता जी ऐसा नहीं है कि सभी को होती है। बेसिकली जो हम कार्डियक ड्रग्स में ये 2 चीज़ें ओवरलैप करती हैं। कार्डियक ड्रग्स देते हैं, उसमें जो एस्पिरिन है एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ कार्डियक ड्रग है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। तो ये पेशेंट जो होते हैं इसमें प्लेटलेट, ये सारी एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हैं। बेसिकली हार्ट के पेशेंट में हम चाहते हैं कि ब्लड जमने ना पाए और वो पतला होकर ब्लड उनकी तंग धमनियों से भी निकलता रहे। लेकिन जो प्लेटलेट डेंगू में है वो ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड हैं, कम है नंबर, उनकी संख्या कम है। तो ऐसे पेशेंट अगर इस एस्पिरिन या डिस्पिरिन ले रहे हैं तो उनमें ये दिक्कत ज़्यादा आ जाती है। तो नेचुरली वो ऐसे पेशेंट, कार्डियक पेशेंट जो इकोस्पिरिन ले रहे हैं वो हाई रिस्क पेशेंट बन जाते हैं। पर जिनको अल्सर वगैरह की समस्या हो क्या आप उन्हें एस्पिरिन दे सकते हैं? नहीं, ये आप दूसरी तरफ चली गई हैं। इसमें अगर एस्पिरिन है, अगर उनको अल्सर की समस्या है तो हम उनको एस्पिरिन नहीं देते, उसके लिए हमारे पास दूसरी ड्रग्स हैं, हम उनको दूसरी ड्रग्स देते हैं। एस्पिरिन उनमें टोटली कंट्राइंडिकेटेड होती है। जी जी, तो जैसे आपने कहा है कि टेस्ट वगैरह करने के बाद ट्रीटमेंट करते हैं, तो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं अगर किसी को डेंगू की समस्या? ट्रीटमेंट में हम इसको 2-3 कैटेगरीज में रखते हैं। अगर पेशेंट जैसे आता है रूटीन में आया जी, गला खराब है, बॉडी एक्स है, उसके प्लेटलेट्स वेल इन रेंज हैं, मान लो 70,000 है, 80,000 है, ये लाख हैं, और पेशेंट खा पी ठीक रहा है, हाइड्रेशन स्टेटस ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, तो हम उसको बुखार की दवाई जिसमें सिर्फ हम क्रोसिन या पैरासिटामोल देते हैं, इसके अलावा और कोई दवाई नहीं देते हैं, क्योंकि जितनी भी दवाइयाँ हैं, चाहे वो निमोसलाइड है, चाहे ब्रूफेन है, ये सारी एंटी प्लेटलेट है।
और मैं बार बार एक बात डेंगू से रिलेटेड यही कह रहा हूँ कि इसमें प्लेटलेट पर ही मेन असर करती है। तो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स दे आर कंट्राइंडिकेटेड इन डेंगू पेशेंट्स, ओनली पैरासीटामोल इज गिवन। और अगर पेशेंट को बॉडी एक्स ज़्यादा है तो हम उसको एक ट्रेमाडोल नाम की गोली देते हैं, जिसके करके उसको बॉडी एक्स कम रहे। तो ऐसे पेशेंट जो ओपीडी बेस पर देखे जा सकते हैं उनको हम घर भेज देते हैं और वो डेली आकर अपना प्लेटलेट चेक करवा सकते हैं। या उनको कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन आती है उसको हम वार्निंग साइंस कहते हैं। अब उनको बता दिया जाता है कि कहीं से भी अगर आपको ब्लीडिंग होती है या आपको उल्टियाँ लग जाती हैं या फीवर बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है तो या उनका बीपी ड्रॉप करता है तो वो कभी भी अस्पताल आए, फिर उनको हम दाखिल कर लेते हैं। दूसरे ऐसे पेशेंट आते हैं जो डायरेक्टली ही उनको जब आते हैं वो लिथार्जिक हैं, उनका बीपी कम है, पल्स रेट बहुत ज़्यादा है, खा पी नहीं रहे हैं, उनको हम डायरेक्टली या किसी कॉम्प्लिकेशन से आए हैं जैसे शॉक में आए हैं उनको हम डायरेक्टली हॉस्पिटल में दाखिल कर लेते हैं। ट्रीटमेंट के बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, उसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए तो ट्रीटमेंट का पार्ट भी यही है और कमजोरी के बाद भी इसमें बेसिकली हम फ्लूइड्स ज़्यादा देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने आप को हाइड्रेट करके रखे जी। फ्लूइड किसी भी रूप में ले, चाहे वो जूसेस हैं चाहे ड्रिंक्स हैं, पानी ज़्यादा ले, ग्लूकोज का पानी ले और घर में जूस बना के ले सकता है, पैक जूसेस आ सकते हैं वो आते हैं वो ले सकता है। और ख़ासकर ये जो जिसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, सिट्रस फ्रूट्स, ये ज़्यादा ले, ये प्लेटलेट बढ़ाने में मदद करता है। और कमजोरी के लिए वो हम उनको बी कॉम्प्लेक्स की गोली दे सकते हैं, खाना पीना ठीक रखे अपना, तो वक्त के साथ साथ ये कमजोरी दूर हो जाती है। इलाज कितना लंबा चलता है? इलाज वायरल फीवर के बारे में मैं एक नॉर्मल सी बात बताऊंगा कि वायरल फीवर के बारे में कहा जाता है कि अगर हम दवाई लें तो 7 दिन में ठीक होता है और अगर ना लें तो ये 1 हफ्ते में ठीक होता है। तो ये 7 दिन में अपने आप ही रिकवर कर जाता है, लेकिन हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और पेशेंट का वाइटल्स रिकॉर्ड और उसका एक चार्ट मेंटेन करना पड़ता है। जी डॉक्टर, मलेरिया भी मच्छर काटने से होता है, डेंगू भी मच्छर काटने से होता है, तो मलेरिया का जो मच्छर होता है वो डेंगू के मच्छर से कितना अलग होता है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मलेरिया का मच्छर और जो डेंगू का मच्छर है ये अलग अलग है। मलेरिया का मच्छर रात में काटता है जी, जो डेंगू का मच्छर है वो दिन में काटता है। दूसरा, अगर किसी ने देखा होगा तो जो दिन के वक्त जो मच्छर काटता है वो उसकी जो लेग्स होती हैं उस पर बड़ी स्ट्राइप्स होती हैं, ब्लैक एंड वाइट कलर की स्ट्राइप्स होती हैं जी। और वो साफ पानी में पनपता है। जो मलेरिया का मच्छर है वो साफ पानी में नहीं, दूसरी जगह पर बैठता है। और ये जैसा मैंने बताया कि ये दिन के वक्त काटता है विद ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स होती हैं। इवन इसका जो अगर आप एपिडेमियोलॉजी पे जाओगे तो ये पानी की सतह पर बैठता भी तिरछा बैठता है, ये थोड़ा स्टाइलिश टाइप का मच्छर है जी। तो ये अगर काटने के कितने दिन बाद ये इन्फेक्शन होता है शरीर? ये भी एक अच्छा सवाल है। जब भी मच्छर काटता है, बेसिकली क्या होता है, मच्छर जब भी खून पीने के लिए अपनी जो उसका प्रोबोसिस कहते हैं वो करता है, वो एक सलाइवा उसमें इंजेक्ट करता है ताकि ब्लड क्लॉट ना हो और वो अनइंटरप्टेडली उस ब्लड को सक कर सके जी। उस सलाइवा में वायरस होता है जो शरीर में चला जाता है। मलेरिया के मच्छर होते हैं वो हिपेरिन की स्पिटिंग करता है, क्या ये इस मच्छर में हिपेरिन ही होता है? एंटीकोएगुलेंट होता है, नॉट एग्जैक्टली हिपेरिन, लेकिन वो एंटीकोएगुलेंट होता है। इसीलिए जब ये मच्छर काटता है तो हमारे शरीर पर एक गोल सा एक बन जाता है, एक स्वेलिंग हो जाती है, तो ये वो उसी का ही लोकल रिएक्शन है। तो जब मच्छर उसको इंजेक्ट करता है वायरस को, तो ये वायरस लोकल ब्लड सर्कुलेशन से लिम्फ नोड में, लीवर में जाता है, वहाँ मल्टीप्लाई करता है, फिर वायरीमिया उसको कहते हैं, पूरे ब्लड में फैल जाता है। उसके बाद अलग अलग जगह पर जाकर जब ये वायरीमिया होता है तब पेशेंट को शिवरिंग, बॉडी एक्स, हाई ग्रेड फीवर होता है। और उसके बाद वो पेशेंट इन्फेक्टेड हो जाता है। जब भी कोई एक ऐसा मच्छर जिसमें ये वो नहीं है वायरस, तो वो उसको काटेगा तो वो फिर आगे कैरी करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये 3 से 5 दिन तक का टाइम लेती हैं। तो अगर मच्छर ने आज काटा है तो 3 से 5 दिन बाद उसको डिजीज होने के चांस। डॉक्टर भटनागर, कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मुक्तसर तो बोल रहा जी, गुरबाज जी। आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर भटनागर से। मैं ना जी एक बारी ना मैंने मतलब प्रॉब्लम आई थी डेंगू की। मैं 11 बजे नहा के किसी मैरिज से गया तो मैंने ना जानसर ठंडे पानी नहा के गया, जानसर बुखार हो गया 1 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ 100 बुखार ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 60,000 रह गए। तो क्या पूछना चाहते हैं गुरबाज जी आप इसमें? मैं कहना चाਹੁੰਦਾ मेरे सैल 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 60,000 रह गए ਸੀ। हाँ जी, 100 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। हाँ जी। 1 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪਿੰਜਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ मतलब ਬੁਰਕੀਆਂ ਨਿਕਲ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ठीक बात है। हाँ, ये डेंगू का लक्षण थी क्या कोई और थी? नहीं, इसमें मुझे लगता है आप प्रोग्राम से शायद लेट जुड़े हैं। ये कब की बात है जो आप बता रहे हैं? 1 साल की है। 1 साल पहले की बात है। तो उसमें आपने डेंगू से रिलेटेड कुछ टेस्ट करवाए थे?
हाँ एक टेस्ट करवाया सर, तो उससे मतलब सेल आए मेरे 60,000, 1.5 लाख तो। नहीं, ये टेस्ट करवाया था, दो कोई एंटीबॉडी टेस्ट कराया था, IgM एंटीबॉडी टेस्ट डेंगू के लिए नहीं, खास। जो नहीं कराया। तो ये ज़रूरी नहीं है वो डेंगू है, डेंगू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एक उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट होता है एंटीबॉडी टेस्ट IgM, अगर वो करवाया तो दैट गोज इन फेवर ऑफ डेंगू। और जैसा मैंने बताया है कि और भी कई सारे कारण होते हैं प्लेटलेट कम होने के। मलेरिया एक उसमें से एक कारण है, क्योंकि ये सीज़न जो है डेंगू का भी है तो ये मलेरिया का भी सीज़न है। तो ये इस स्टेज पर हम नहीं बता सकते कि क्या वो डेंगू था या सिंपल वायरल फीवर था या मलेरिया था, लेकिन वो पार्ट रिकवर हो गया तो वो पार्ट अब खत्म हो चुका है। जी गुरबाज जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे हम बात कर रहे थे डेंगू के बारे में, क्या अगर किसी को अब एक बार हो गया डेंगू की समस्या तो क्या दोबारा हो सकता है? हाँ, ये बड़ा आपने टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है। इसमें एक्चुअली जो डेंगू जो मैंने बताया ये वायरल फीवर है जी, RNA वायरस है। इसकी 4 टाइप्स हैं, टाइप 1, 2, 3, 4। जी, इसमें अगर टाइप 1 से इन्फेक्शन होती है किसी को तो वो जो इम्यूनिटी है वो लाइफ लॉन्ग रहती है। जी, इसका ये मतलब है कि अगर टाइप 1 से अगर इन्फेक्शन है तो उसको सारी उम्र टाइप 1 से दोबारा फीवर बुखार डेंगू बुखार नहीं होगा। अगर उसको अगले साल या 2 साल बाद 5 साल बाद डेंगू होता है तो वो टाइप 2, 3 या 4 हो सकता है, टाइप 1 नहीं होगा। जी, तो कहने का ये मतलब है कि किसी एक टाइप स्पेसिफिक बुखार अगर उसको डेंगू का हो जाता है तो उससे वो सारी उम्र के लिए इम्यून हो जाता है, उसको दोबारा से उस टाइप से बुखार नहीं होगा। जी। जैसे आपने टाइप 1, 3, 4 की बात की, ये कितना अलग है एक दूसरे से? इनमें बेसिकली ये जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं। तो मेन जो हिंदुस्तान में है वो टाइप 1 एंड 2 चलता है, लेकिन इनमें माइनर जेनेटिक वेरिएशंस चलती हैं। और जैसे मैंने बताया कि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी टाइप 1 से है तो 1 से दोबारा नहीं होगा, लेकिन कुछ क्रॉस इम्यूनिटी भी होती हैं। अगर उसको टाइप 2 होगा तो वो उतना सीवियर फॉर्म में नहीं होगा। जी, तो ये जेनेटिक वेरिएशंस है। जी। ये तो हमने डेंगू के बारे में बात की। चिकनगुनिया भी काफ़ी आम है, बारिश का मौसम है। चिकनगुनिया किस वजह से होता है? चिकनगुनिया भी जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, मच्छर सेम मच्छर है, फीमेल एनोफिलीज मच्छर है, एडीज इजिप्टियाई कहते हैं उसको। सिम्टम्स भी सारे सेम हैं। कुछ थोड़ा सा फर्क है, खासकर जो चिकनगुनिया जो शब्द है ये बेसिकली मैकॉन वर्ड से लिया गया है। वहाँ पर इसका मतलब है बेंड्स अप, द पर्सन हु बेंड्स अप। उसमें जो पेशेंट का जो पोस्चर है वो झुका हुआ होता है। इसमें क्या होता है कि जोड़ों में काफी स्वेलिंग। डॉक्टर भटनागर, इस बारे में हम बात करेंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं श्रवण कुमार होशियारपुर से बोल रहा हूँ। जी श्रवण जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर भटनागर से। मैं डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहता हूँ मलेरिया और चिकनगुनिया में क्या फर्क है, कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं चिकनगुनिया? आप ये मलेरिया और चिकनगुनिया में? मलेरिया को तो ठीक है, मलेरिया टेस्ट लाइट से पता चल जाएगा, लेकिन चिकनगुनिया कैसे हम डिटेक्ट करेंगे, कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं हम? चिकनगुनिया के लिए जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं दैट इज RT-PCR, PCR टेस्ट है या ELISA टेस्ट होता है, वो आप करवा सकते हैं। वो स्पेसिफिक है फॉर चिकनगुनिया। वो भी जिस तरह से आप स्लाइड बता रहे हैं मलेरिया की, उसी तरह से ये भी उसी तरह का टेस्ट होता है, एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट ELISA। और PCR जो होता है वो उसका प्रोटीन जो है चिकनगुनिया का वो पिक कर लेता है। तो ये बड़े स्पेसिफिक टेस्ट हैं चिकनगुनिया के लिए। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। हम सिम्टम की बात कर रहे थे कि चिकनगुनिया में किस तरह के सिम्टम्स इसमें मैंने बताया जो रूटीन के जो सिम्टम्स है, हेडेक है, सोर थ्रोट है, बॉडी एक्स हैं, वो तो वैसे ही हैं जी। लेकिन इसमें जो पेशेंट का पोस्चर है, इसमें क्योंकि जॉइंट इन्वॉल्वमेंट काफ़ी होती है तो उसमें जॉइंट्स में इफ्यूजन हो जाती है, पेन्स रहता है। तो पेशेंट का जो पोस्चर है वो स्टूप पोस्चर रहता है, एक झुका हुआ पोस्चर, सारे उसके जोड़ों में दर्द रहता है। और इसी के करके इसका जो नाम दिया है चिकनगुनिया मीन्स बेंडिंग अप ऑफ द बॉडी। जी। तो ये सिम्टम्स इसमें थोड़ा सा इसका सिम्टम उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। जी। और जैसा अभी मैंने कॉलर भी हमारे श्रवण कुमार जी ने पूछा, इसमें टेस्ट हम जो करवाते हैं वो ELISA टेस्ट है, दैट इज स्पेसिफिक फॉर चिकनगुनिया, या RT-PCR है जिससे हम उसको डायग्नोज कर लेते हैं। जी। चिकनगुनिया अगर किसी को हो जाता है, अगर इलाज ना करा जाए तो क्या हो सकता है? चिकनगुनिया के एज सच जो चिकनगुनिया है नॉन फेटल डिजीज है, इसमें जो डेथ्स हैं ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं। लेकिन 2006 में जब आंध्र प्रदेश में चिकनगुनिया का वो फैला था तो कुछ डेथ्स रिपोर्ट की गई थी। तो उसमें था जो ये वायरस है ये ब्रेन में जाके एनकेफेलाइटिस कर देता है, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन में डेथ थी। अदरवाइज इसमें जो डेथ के केसेस हैं बड़े नेग्लिजिबल हैं। और बिना इलाज के इसमें अगर कोई एक समस्या रह जाती है तो सिर्फ जोड़ों की समस्या है जो कई महीनों तक इवन सालों तक भी
रह जाती है। क्या लेकिन पूरी तरह से ठीक हो जाती ये है? पूरी तरह से ठीक हो जाता है, लेकिन वक्त लगता है। वक्त लगता है। उसके लिए अगर कोई ट्रीटमेंट के लिए आपके पास आता है तो आप किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं? इसमें अगर पेशेंट टिपिकली शुरू में तो जैसे सिम्टम्स है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, पेन किलर है। जैसे मैंने बताया डेंगू में तो हम ब्रूफेन या ऐसी चीज़ें मना करते हैं, लेकिन इसमें प्लेटलेट पर इफेक्ट नहीं होता है तो हम ब्रूफेन और इस तरह की जो और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं वो दे देते हैं जी। तो उनका कोई इसमें साइड इफेक्ट नहीं है जी। और दूसरा जैसे मैंने बताया क्योंकि जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होती है तो इसमें इनिशियल स्टेज में माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइजेज बताते हैं ताकि जॉइंट में स्टिफनेस ना हो जी। और डिफॉर्मिटी ना हो जी। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में अगर पेशेंट खा नहीं रहा है तो उसको हम ग्लूकोज देते हैं। हाई ग्रेड फीवर है तो उसको कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं, एंटीपायरेटिक गोली क्रोसिन पैरास्टामोल हम देते हैं जी। और अगर लेट स्टेजेस में अगर जॉइंट जिसमें डिफॉर्मिटी या कॉम्प्लिकेशंस रह जाती हैं, जॉइंट पेन्स है तो उसमें हम लो डोज स्टीरॉयड या क्लोरोक्विन जो एक एंटी मलेरियल है उसका भी रोल है, उसको भी हम लो डोज में देते हैं ताकि उसको जॉइंट पेन ना हो। जी। इससे बचने के लिए क्या कोई वैक्सीन है? वैक्सीन चिकनगुनिया या डेंगू से बचने के लिए वैक्सीन का ट्रायल हुए थे लेकिन एज सच इस वक्त तक कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। बचा जाए तो कैसे बचा जाए चिकनगुनिया से, डेंगू से? अमृता जी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मच्छरों से फैलता है तो मच्छर से ही बचें। जी। अगर हो सके तो पूरी बाजू के कपड़े पहन कर रखें और क्योंकि ये साफ पानी में मच्छर पनपता है तो कहीं पर भी ये पानी इकट्ठा ना होने दें क्योंकि रैपिड अर्बनाइजेशन जब से हुई है, लोग छोटी छोटी कॉलोनियों में घरों में रहने लगे हैं, पानी की समस्याएं बनी हुई हैं तो लोग बाल्टी में पानी भर कर रखते हैं, पीने का पानी भर कर रखते हैं। तो ऐसे पानी में ये पनपता है तो उसको कम से कम हफ्ते में एक बार उसको चेंज कर लें या पुराने टायरों में आपने देखा होगा कई बार नारियल के खोल में कई बार इस तरह से पानी इकट्ठा हुआ होता है तो हफ्ते में कूलर को एक बार साफ कर लें। तो इन चीज़ों से अगर बचाएं तो बचाव हो सकता है। मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स हैं। जी डॉक्टर, इस बारे में बात करेंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मेरा नाम निरंजन लाल है, हमें कुछ जानकारी चाहिए थी। जी बिल्कुल, पूछिए। जी हमारे शरीर में चिकत्ते पड़ गए हैं तो मतलब कुछ लाल लाल पिंपल टाइप के, तो वो क्या मलेरिया की निशानी है? नहीं, क्या निरंजन ये आपको बुखार भी है? जी हल्का हल्का बुखार भी आता है। तो उसके लिए आप नज़दीक के डॉक्टर, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी चित्रकूट से बोल रहे हैं। ओके, आप नज़दीक के डॉक्टर से आप अपने कुछ टेस्ट करवाएं, प्लेटलेट्स वगैरह करवाएं और जो इनके एंटीबॉडी टेस्ट हैं डेंगू और चिकनगुनिया के वो टेस्ट करवा के आप उस हिसाब से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जी आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हम प्रिवेंशन के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह से बचा जाए डेंगू से और चिकनगुनिया। प्रिवेंशन का मैंने बताया, मॉस्किटो रिपेलेंट ट्यूब इस्तेमाल करें, रात को सोते वक्त पूरे बाजू के कपड़े पहने और खासकर जो वाटर सोर्सेज है जहाँ पर हमारी पानी की सप्लाई होती है वहाँ पर तो हम नहीं कर सकते, तो वहाँ पर कुछ लार्विसाइडल फिश होती हैं जैसे गंबूजिया फिश, गप्पी फिश, तो उनको हम रखते हैं। वो ये जो मॉस्किटो है इसके लार्वा को वो खा जाती हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। मैलाथाइन का स्प्रे कराएं जी, तो इन चीज़ों से हम इन मच्छरों से बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर भटनागर, आप हमारे स्टूडियो में आए, चिकनगुनिया और डेंगू के बारे में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था डेंगू और चिकनगुनिया की समस्याओं से संबंधित आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपने आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना और देखा होगा और डॉक्टर भटनागर के द्वारा दिए गए सुझाव को अब आप अपने ध्यान में रखेंगे, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम, हमें ज़रूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल ID नोट करें, healthline@dayandnightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।